हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल पे। आज हम लोग क्लास 10 का इतिहास विषय का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद क्या है? तो अगर परिभाषा पर हम गौर करें तो है कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो आधुनिक समय की देन है। आधुनिक समय में ऐसा विचार सामने आया है, तो राष्ट्रवाद एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा है। राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव का भावना का विकास से है। यानी राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, ऐसा विचारधारा है जिसमें हम अपने राष्ट्र के प्रति लगाव महसूस करते हैं। राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लोगों के प्रति जो लगाव होता है वही राष्ट्रवाद है। कई बार हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। तो अगर हम राष्ट्र को सही से समझ लें तो वही राष्ट्रवाद हो जाएगा। ऐसे सामान्य अर्थ में कहा जाता है कि अपने जाति विशेष, अपने भौगोलिक परिवेश, अपने भाषाई परिवेश के अंदर जो लोग आते हैं उनके प्रति हम एक अलग तरह के लगाव महसूस करते हैं और उनके दुखों के साथ हमारा दुख जुड़ जाता है, उनके सुखों के साथ हमारा सुख जुड़ जाता है और हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा भाषाई समाज, हमारा धार्मिक समाज, हमारा भौगोलिक समाज समय के साथ आगे बढ़ता जाए। अन्य की अपेक्षा हम इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या अन्य की अपेक्षा इन पर ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, तो यही जो है राष्ट्र है। और इस हमारी जो सोच है कि वह अन्यों से आगे चला जाए, तो यह राष्ट्रवाद कहलाता है। सामान्य अर्थ में राष्ट्र और राष्ट्रवाद को हम एक ही समझते हैं। तो हम अब तक जाने कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक विचारधारा है जिसका अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति लगाव या लगाव की भावना। 19वीं शताब्दी में अर्नेस्ट रेनल एक इतिहासकार हुए। उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर एक प्रसिद्ध भाषण दिया जिसका नाम था राष्ट्र क्या है। उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्र को समझाया। तो जब भी राष्ट्रवाद का नाम आता है, राष्ट्र का नाम आता है, हम उनका वह कोट, उनका वह भाषण जरूर कोट करते हैं। तो वहीं से हम लिए हैं कि अर्नेस्ट रेनल के अनुसार राष्ट्र या राष्ट्रवाद क्या है। तो अर्नेस्ट रेनल के अनुसार राष्ट्रवाद एक सामूहिक इच्छा और साझा भावना है। राष्ट्रवाद जो है वो अकेले किसी का भावना नहीं है, वह सामूहिक इच्छा है जो लोगों को एक साथ बांधती है। राष्ट्रवाद एक साथ बांध के रखता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध व्याख्यान राष्ट्र क्या है में कहा कि राष्ट्र का आधार न तो नस्ल, भाषा, धर्म, भूगोल या इतिहास में है, बल्कि यह लोगों की एकजुट होने की इच्छा और साझा स्मृतियों में निहित है। उन्होंने कहा राष्ट्र एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जो अतीत की साझा विरासत और भविष्य के लिए सामूहिक संकल्प से बनता है। इसे उन्होंने रोजमर्रा का जनमत संग्रह कहा। यानी लोगों का निरंतर एक साथ रहने का जो निर्णय है, लोगों को एक साथ रहने की जो इच्छा है, वही राष्ट्र है और वही राष्ट्रवाद। अब तक जो हम सामान्य अर्थ में या समझते थे कि एक तरह की भाषा राष्ट्र हो जाएगा, एक तरह का नस्ल राष्ट्र हो जाएगा, या एक तरह के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है वह राष्ट्र कहलाएंगे और वो एक साथ जो रहते हैं वह राष्ट्रवाद हो जाएगा। तो अर्नेस्ट रेनल ने इन बातों को नकार दिया और कहा कि राष्ट्र में नस्ल, धर्म, भाषा, भौगोलिक या इतिहास का कोई महत्व नहीं है।
जब समूह में लोग एक साथ रहने की इच्छा ठान लें, एक साथ आगे बढ़ने की इच्छा ठान लें, तो वह राष्ट्र कहला जाएगा और वही राष्ट्रवाद कहला जाएगा। आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में यह परिभाषा सटीक बैठती है। आज विभिन्न देशों में, सबसे अच्छा उदाहरण भारत में अनेक तरह की भाषाएं हैं, अनेक तरह के धर्म के लोग हैं, भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न है, फिर भी यहाँ के लोग जो है एक साथ रहते हैं, उनमें एक साथ रहने की इच्छा है, अपने को एकता के बंधन में बांधे रहते हैं। तो सबसे सटीक परिभाषा अर्नेस्ट रेनन द्वारा दिया गया राष्ट्रवाद के लिए कि लोगों को सामूहिकता में रहने की जो इच्छा है वह राष्ट्रवाद है। तो आइए अब समझते हैं। अब आप भी समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो अर्नेस्ट रेनन के अनुसार कि लोग जब निर्णय लेते हैं कि हम सब एक हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, तो यह विचार, यह भावना राष्ट्रवाद कहलाएगी। आइए इससे आगे चलते हैं। हमारा हेडिंग है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। तो जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास कहाँ से शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ। तो इसके लिए हम यूरोप का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि यूरोप में सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का भावना का विकास हुआ वह फ्रांस में, और फ्रांस में स्पष्ट रूप से सामने आया फ्रांसीसी क्रांति के समय। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तब से यूरोप में राष्ट्रवाद स्पष्ट रूप से सामने आ गया। तो जानेंगे कि फ्रांस में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ और फ्रांस में उदय होने के बाद पूरे यूरोप में उसका विकास कैसे। तो एक एक करके जानते हैं, आइए देखते हैं। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ था वह 1789 से फ्रांसीसी क्रांति के रूप में सामने आया। और हम जानेंगे कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रवाद जो है प्रखर रूप से सामने आ गया। तो फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जो परिणाम निकले वह परिणाम ही राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। तो देखते हैं विभिन्न बिंदुओं के साथ कि क्या बदलाव आया जिससे राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के विकास में फ्रांसीसी क्रांति का योगदान, तो उसका योगदान निम्न है। और पहला है पुरानी व्यवस्था का अंत। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में जो पुरानी व्यवस्था थी उसका अंत हो गया। पुरानी व्यवस्था क्या थी? तो पुरानी व्यवस्था में निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन, सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, भेदभावपूर्ण समाज, वर्ग विभाजित समाज, ये सब निरंकुश शासन समाप्त हो गया और निरंकुश के जगह संवैधानिक राजतंत्र आ गया। सामंती व्यवस्था समाप्त करके, सामंती व्यवस्था में विशेषाधिकार था, कुछ लोगों को विशेषाधिकार था, तो इन्हें समाप्त करके समानता का अधिकार दिया गया। वर्ग विभाजित था तो सबको बराबर मान लिया गया। तो यह जो कारण बना और इसके कारण लोगों में एकता की भावना जगी और जो आगे चलकर राष्ट्रवाद में सहायक। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का भावना। दूसरा है कि पहले जो विभाजित समाज था, सामंती व्यवस्था था, यह समाप्त हो गया और इसके जगह पे पहली बार, दुनिया में पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना सामने आई, जिससे लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगे, सब एक दूसरों को बराबर मानते थे और एक साथ जुड़ने लगे, जिससे राष्ट्र का विचार आया और राष्ट्र का विचार आने से राष्ट्रवाद फैला। दूसरा कारण हो जाए। तीसरा है राष्ट्र राज्य की अवधारणा। अब तक फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो है राष्ट्र राज्य की अवधारणा नहीं थी। इस समय जो है राजतंत्र था और राजतंत्र में राजा ही सब चीज था। राजा को निष्कासित करने से
राजा को हटाने के बाद जो राष्ट्र था, जो फ्रांस था, वह लोगों के हाथ में चला आया। राष्ट्र की जो सत्ता था वह जनता के हाथ में आ गया, और जनता के हाथ में जब आया तो उनके अंदर जो विचार आया सामूहिक पहचान, और सामूहिक पहचान को राष्ट्र राज्य की अवधारणा से हम लोग समझ सकते हैं कि सामूहिक पहचान, जैसे हम सभी भारत में रहते हैं तो भारत जो है, देश जो है, हम सबका सामूहिक पहचान है। अगर भारत को हटा दिया जाए तो हमें सामूहिक पहचान राज्य के रूप में मिलता है कि हम बिहार से हैं, यूपी से हैं, पंजाब से हैं। अगर राज्य भी हटाए तो हम एक भौगोलिक नाम देना पड़ेगा ताकि हमें सामूहिक पहचान मिल सके। तो उस सामूहिक पहचान को जो है राष्ट्र राज्य में दिखाया, और राष्ट्र राज्य की पहली अवधारणा जो है फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप आया। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप राष्ट्र राज्य की अवधारणा आई, और इससे राष्ट्रवाद को मजबूती मिला। नेपोलियन का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन का उदय होता है, और नेपोलियन जो है पूरे यूरोप में फ्रांस में जो विचार उत्पन्न हुआ था उसको अपने साथ ले गया। हॉलैंड, पोलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, इटली, सब जगह नेपोलियन विजय प्राप्त करता गया, और अपने साथ साथ नए विचारों को ले गया। उसके सैनिक, उसके लोग जहां जहां गए नए विचारों को ले गए, और जहां पर नेपोलियन जाता था उसका स्वागत किया जाता था। इस तरह नेपोलियन के साथ फ्रांस से नया विचार पूरे यूरोप में फैला। तो राष्ट्रवाद फ्रांस से शुरू होकर नेपोलियन के पीछे पीछे पूरे यूरोप में फैल गया। तो नेपोलियन का प्रभाव, इसके अलावा नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को खत्म किया, और इसके लिए एक जो है नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, पारित किया, जिसमें बशर्ते कई नियम बनाया कि कैसे जो है लोग समानता के जो है न्याय के सामने सब लोग बराबर कैसे रहेंगे, कैसे व्यापार चलेगा, एक जैसा नापतोल सिस्टम कैसे रहेगा। विशेष रूप से कई सारे नियम में बदलाव आया, जिससे पूरा राष्ट्र जो है एक हो गया। जर्मनी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा था, तो जर्मनी में नेपोलियन ने एक राइन राज्य संघ की स्थापना की। इटली में एक उसने सिसल्स समूह की स्थापना की, छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक समूह बनाया, जिससे आगे चलकर वही समूह जो है इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण में सहायक हुए। तो इस तरह नेपोलियन का प्रभाव विशेष रूप से रहा फ्रांस से यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवाद को फैलाने में। सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। सामंती व्यवस्था का अंत करके हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भावना लेके आए। जनजातीयता से राष्ट्रीयता की ओर, फ्रांसीसी क्रांति से पहले एक व्यक्ति का कोई पहचान नहीं था, उसका पहचान उसका जनजाति था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब राष्ट्र राज्य की अवधारणा आई तो एक संविधान बनाया गया, और संविधान में सक्रिय नागरिक को नागरिक कहा गया, न कि जनता कहा गया, बल्कि एक नागरिक कहा गया। और उस नागरिक का कुछ मूल अधिकार था, भले ही कुछ लोगों को जिनके पास संपत्ति प्राप्त थी उन्हें ही प्राप्त हुआ, लेकिन उसका शुरुआत हुआ, नागरिक का शुरुआत हुआ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पहले जनजातीय लोग थे उनको एक नागरिक का पहचान यानी राष्ट्रीयता की पहचान का शुरुआत जो हुआ वह फ्रांसीसी क्रांति से होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है वो फ्रांस से होता है, और जिसका स्पष्ट रूप से जो दिखाव होता है, स्पष्ट रूप से जो सामने आता है, वह फ्रांसीसी क्रांति के बाद आता है। तो इस तरह हम जाने कि यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत कैसे हुआ और उसका कारण क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। आइए और एक रूप में जानते हैं, एक प्रश्न को जानते हैं। आइए जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में नेपोलियन का क्या योगदान रहा, इसे जानते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में नेपोलियन का योगदान जानेंगे तो निम्न बिंदुओं से हम नेपोलियन के योगदान को समझ सकते हैं।
जिनमें पहला है कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जो नया विचार आया था, समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का, उस विचार को पूरे यूरोप में जो है नेपोलियन ने फैलाया। क्योंकि नेपोलियन और फ्रांस के जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो चाहते थे कि जो नई भावना हमारे अंदर आया है, जो नया विचार जो आया है, वो केवल फ्रांस तक सीमित ना रहे बल्कि पूरे यूरोप में फैले। और उसे नेपोलियन ने अपने विजय अभियानों के साथ साथ उस विचार को भी फैलाया और जहां गया वहां के लोग भी उस विचार को खुशी खुशी अपनाए और नेपोलियन का स्वागत किया। इसके साथ साथ नेपोलियन फ्रांस के साथ साथ जीते गए अपने विजित क्षेत्रों में भी नेपोलियन कोड को लागू किया और नेपोलियन कोड के तहत उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया, पुरानी सारी व्यवस्था को खत्म किया और उसके जगह पे नई व्यवस्था को अपनाया। सामंती व्यवस्था को खत्म करके मध्यम वर्ग का उदय किया, व्यापार को बढ़ावा दिया। इस तरह नेपोलियन ने का जो नेपोलियन कोड था, नागरिक संहिता जो था, उसने नए विचारों को बढ़ावा दिया, प्रशासनिक सुधार किया, सामाजिक सुधार किया और इसी के तहत सामंती व्यवस्था का अंत करके उसने क्या कर दिया, तो यहाँ पर मध्यम वर्ग का उदय करवाया, मध्यम वर्ग का उदय करवाया। और चूंकि मध्यम वर्ग की संख्या अधिक थी तो मध्यम वर्ग के उदय के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। व्यापार को बढ़ावा जैसे जैसे आया तो फ्रांस में नए नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए, नए लोग हुए, जिससे जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत नेपोलियन ने केंद्रीयकृत प्रशासन का शुरुआत किया। उसने डिपार्टमेंट की व्यवस्था अपनाया जिससे राष्ट्र जो है एक रहे, एकता, राष्ट्र के विभाजन में कमी आया। जो सामंती व्यवस्था में फ्रांस टुकड़ों टुकड़ों में बटा था, तो प्रशासनिक व्यवस्था में उसने डिपार्टमेंट व्यवस्था का शुरुआत किया और उससे एकता, केंद्रीयकृत प्रशासन बनाया जिससे जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग किया। राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, लोगों को एक रखने के लिए जो राष्ट्रीय प्रतीक था फ्रांस का तिरंगा झंडा, उसने अपने अपने विजय अभियानों में उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया। उसके बाद जो मार्सिले सॉन्ग था वहाँ का, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है, उस सॉन्ग को लोगों से गवाता था और लोग अपने युद्ध के समय उस सॉन्ग को गाते रहते थे। जर्मनी में राइन राज संघ की स्थापना। जर्मनी कई सौ टुकड़ों में बटा था। नेपोलियन जितना क्षेत्र को जीत पाया उसमें एक समूह बनाया जिसका नाम रखा गया कि राइन राज्य संघ। जर्मनी में नेपोलियन ने राइन राज्य संघ की स्थापना किया। बाद में वही राइन राज्य संघ जो है जर्मनी का एकीकरण में बहुत बड़े योगदान किया। इटली में भी उसने ऐसा ही एक संघ बनाया जिसका नाम रखा गया था सिसलपाइन गणराज्य, जो इटली के एकीकरण में सहयोग किया। नेपोलियन के खिलाफ नेपोलियन जहां भी गया तो शुरू में उसका स्वागत किया गया, लेकिन नेपोलियन सभी अच्छाइयों के बावजूद, नेपोलियन में साम्राज्यवादी गुण था। सभी विजित क्षेत्रों पर वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा, जिससे वहां के जो लोग थे वह बाद में साम्राज्यवादी गुण के कारण नेपोलियन का विरोध करने लगे और उनका जो विरोध करने की भावना जो आई वह राष्ट्रवाद के उदय के रूप में आया। अर्थात नेपोलियन दोनों तरह से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। एक, जब वह किसी राष्ट्र को विजित किया तो वहां के लोग नेपोलियन का सहयोग किए कि राजतंत्र समाप्त करके नेपोलियन जो है लोगों को संवैधानिक राजतंत्र लाएगा। लेकिन जब वह साम्राज्यवादी तत्व को शामिल करने लगा तो वहां के लोग नेपोलियन का विरोध किए और वह विरोध जो है राष्ट्रवाद के उदय के रूप में हुआ। नेपोलियन का दोहरा प्रभाव। नेपोलियन जहां भी गया वहां दोहरा प्रभाव स्थापित किया। शुरू में नेपोलियन जो है नए विचारों को, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को बढ़ावा दिया, लेकिन अंत आते आते नेपोलियन ने साम्राज्यवादी गुणों को स्थापित शुरू कर दिया। नेपोलियन साम्राज्यवादी सोच को वहां स्थापित करने लगा।
इस तरह नेपोलियन का विरोध वहाँ शुरुआत हुआ। शुरू में नेपोलियन का स्वागत किया जाता था, लेकिन कुछ दिनों बाद नेपोलियन का विरोध होने लगता था और नेपोलियन को हराने के लिए लोग षड्यंत्र में शामिल होने लगे। और इस तरह जो है पुरानी राजतंत्र जो व्यवस्था थी प्रशा के नेतृत्व में, नेपोलियन को 1815 में के वियना के 1815 में 1814 में वाटरलू के युद्ध में हरा दिया गया और 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना के बाद फिर से वह पुरानी व्यवस्था लागू कर दिया गया जो फ्रांसीसी क्रांति के पहले थी। तो इस तरह हम देखें कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ 1789 में, और पुरानी व्यवस्था का अंत कर दिया गया और नई व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। वह नेपोलियन के आने के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन 1814-15 में नेपोलियन के हार के बाद वियना कांग्रेस के स्थापना के फलस्वरूप यह पूरी तरह से फिर से पुरानी व्यवस्था जो 1789 के पहले जो पुरानी व्यवस्था थी वह फिर से वियना कांग्रेस के बाद पुनर्स्थापित हो गई। वह पुरानी व्यवस्था फिर से आ गई प्रशा के नेतृत्व में, ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में वह पुनः स्थापित हो गई। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वियना कांग्रेस और उसके बाद क्या हुआ। धन्यवाद अंत तक बनने के लिए।